हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन को। आज है 25 जून और आज के पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्विज। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिल्प शहर के रूप में किस शहर को नामित किया गया है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच सिटी हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है जम्मू कश्मीर के सबसे खूबसूरत शहर श्रीनगर को नामित किया गया है। इसको नामित किया है विश्व शिल्प परिषद द्वारा। विश्व शिल्प परिषद द्वारा इसे नामित किया गया है। विश्व शिल्प परिषद, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि श्रीनगर जो है, यहाँ पर काम करने वाले जो कास्ट के काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको जो है दुनिया भर में उनके काम को लेके, उनकी स्किल को लेके और उनकी केवल ना कि उनकी संस्कृति को समृद्ध किया जाएगा, बल्कि उनके जो अद्वितीय शिल्प है इसको भी संरक्षित करने का काम किया जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो है श्रीनगर या जितने भी हिल्स एरिया है वहाँ पर पर्यटक बहुत अधिक जाते हैं। तो वहाँ का जो स्थानीय कारोबार है और पारंपरिक शिल्प है, यानी कि जो वहाँ का ट्रेडिशनल शिल्प है, पारंपरिक शिल्प को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। लोग वहाँ के वस्तुओं के बारे में जानेंगे और उनके प्रति आकर्षित होंगे, तो जिससे उन्हें जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में जो है काफ़ी नेम फेम मिलेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि श्रीनगर जो है ऐसे तो खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर जितने भी पर्यटक जाते हैं तो वहाँ पर शिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका पूरे वर्ल्ड में जो है काफ़ी नाम होगा। तो इससे क्या होगा कि वो श्रीनगर के जो लोग हैं उनको भी अपना एक व्यवसाय डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलेगी, यानी कि जो उनकी स्किल है उस स्किल को डेवलप करने में मदद मिलेगी, जिससे जो है उनका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा और जो है वहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान ने तीसरी बार सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। विच रीयूजेबल रिसेंटली द लॉन्च व्हीकल एज सक्सेसफुली लैंडेड फॉर द थर्ड टाइम। ऑप्शन ए है पुष्पक, ऑप्शन बी है रक्षक, ऑप्शन सी है नाग और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया व्हीकल है, इसरो द्वारा। क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ लेता है कि जो पुष्पक व्हीकल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि डीआरडीओ द्वारा भी किया जाता है और इसरो द्वारा भी किया जाता है। तो इसरो ने इसको किया है चित्रदुर्ग, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से इसको तीसरी बार, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया है। ये तीसरी बार जो है सफल लैंडिंग करने वाला यान बन गया है। इस पुष्पक इसके पहले भी हमने पढ़ाया था कि आप लोगों को 2 महीने पहले शायद करवाया था कि पुष्पक जो सेकंड लॉन्च हुआ था वो भी सक्सेसफुल हुआ था। और पुष्पक जो क्या है, ये भारतीय वायुसेना के जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, ये पंख वाली कार का, मतलब पुष्पक पंख वाली कार का इस्तेमाल किया गया है। ये जो है किसी भी जो वायुयान है उसकी सफल लैंडिंग करवाने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किसे नामित किया गया है। विच हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड एज इंडियंस फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है कोझिकोड, ऑप्शन डी है मथुरा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है,
तो प्रयागराज नगरी है नहीं। ग्वालियर जो है ये संगीत की नगरी है, क्योंकि यहाँ तानसेन का जन्म हुआ था, जो महान संगीतज्ञ थे। इसको संगीत की नगरी बोलते हैं। ग्वालियर को क्या बोलते हैं? संगीत की नगरी बोलते हैं। और मथुरा आप लोगों को पता ही है कि कृष्ण भगवान की वजह से मथुरा जो है बहुत फेमस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कोझिकोड। कोझिकोड जो है केरल का एक शहर है, केरल में पड़ता है ये बहुत ही सुंदर शहर है। और इसी शहर को भारत का पहला साहित्य शहर के रूप में इसे सम्मानित किया गया है। सम्मानित किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा किया गया है। यूनेस्को के द्वारा किया गया है। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में कोझिकोड को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, ये किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है। इसमें जो है कोझिकोड जो है यहाँ पर 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं के सहित कई सांस्कृतिक हस्तियों का घर रहा है, जिसमें देखा जाए तो सांस्कृतिक स्तर पर यहाँ स्थानीय सिनेमा, संगीत और मीडिया घराना आदि यहाँ पर बहुत ही फेमस रहे हैं, जिन्होंने एक सांस्कृतिक माहौल को डेवलप करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कोझिकोड के बारे में। कोझिकोड जिसे पहले कालीकट कहा जाता था, कोझिकोड ही था जिसको आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कालीकट। कालीकट जिसका नाम अब कर दिया गया कोझिकोड। ये केरल के तट पर स्थित बहुत ही सुंदर शहर है। 1498 में वास्को डी गामा जो आया था वो यहीं पर आया था। और कोझिकोड को कभी मसालों का शहर भी कहा जाता था। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज पता चली कि जो है पहले इसको मसालों का शहर भी कहा जाता था, मसालों का शहर भी कहा जाता था कोझिकोड को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वो शहर है जहाँ प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैली कल्यारी पैट्टू बहुत ही शुरुआत हुई थी इसकी। तो ये कई सारी चीजों में जो है काफी इम्पोर्टेंट है कोझिकोड, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में भी इसने अच्छा काम किया है। यहाँ के काफी सारे लोग जो काफी अच्छे घराने हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी नेम फेम कमाया है। और मसालों का शहर भी पहले कोझिकोड को ही कहा जाता था। और यहाँ पर मार्शल आर्ट की भी शुरुआत हुई है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। और अब क्या है, भारत का पहला साहित्य शहर बन गया है। जब कोई चीज पहली होती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग चैनल को शेयर करते चलिए और लाइक करते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई है? फॉर विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो ई मेडिकल से वीजा सुविधा शुरू की गई है ये भारत द्वारा बांग्लादेश के लिए शुरू की गई है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करवाने के बाद जो है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना जी, वो दोबारा जो है भारतीय दौरे पर आई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो है भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी अच्छे हो रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश नागरिकों के लिए ई मेडिकल सुविधा की शुरुआत करने जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोग हैं उनकी सेवाओं को क्या करेगा, सुगम बनाएगा। और इस तरीके से जो है दोनों प्रधानमंत्रियों ने क्या किया है, नेबरहुड पॉलिसी के तहत जो है ई मेडिकल वीजा शुरू करने का काफी अच्छा जो है लोग इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और ऐसी शुरुआत करके भारत के लिए काफी गर्व की बात है कि वो दूसरे देश के लिए ई मेडिकल वीजा की शुरुआत कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस पहलवान को दूसरी बार निलंबित कर दिया है? विच रेसलर हैज बीन सस्पेंडेड फॉर द सेकेंड टाइम बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी रिसेंटली? ऑप्शन ए है बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी है विनेश फोगाट, ऑप्शन सी है साक्षी मलिक, ऑप्शन डी है संगीता कुमारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बजरंग पुनिया
पहलवान हैं जिन्हें नाडा ने पहले ही एक बार जो है निलंबित किया था और सेकंड बार फिर से इन्हें निलंबित कर दिया। ये ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान हैं। ओलंपिक में इन्होंने कौन सा कांस्य पदक जीता था? कांस्य पदक विजेता हैं ये, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग, कांस्य पदक विजेता हैं ये। तो इनको जो है इनके चैन ट्रायल के दौरान इनको नाडा ने दूसरी बार निलंबित कर दिया है और ये इसके लिए जो है बजरंग पुनिया को 10 मार्च को एक परीक्षण के देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से भी उन्हें निलंबित किया गया था पहले। और एंटी डोपिंग डिसिप्लिन डोपिंग 31 मई को निलंबन रद्द कर दिया गया था। फिर उसके बाद नाडा ने दोबारा इनको नोटिस जारी कर और अस्थायी को पुनः स्थापित किया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बजरंग पुनिया है इनको नाडा ने जो है सेकंड बार जो है निलंबित कर दिया है। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? Recently, India has announced the opening of a new consulate in which country? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भारत ने बांग्लादेश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ाया है कि जो है वहां पर ई मेडिकल वीजा की शुरुआत भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए की है और अब जो है एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की जो है पहल भारत ने की है। इसमें जो है भारत ने कहा कि जो रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, बांग्लादेश के रंगपुर में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फिलहाल तो ऐसा पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्यों इतना लापरवाही करें, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि भारत ने बांग्लादेश की किस स्थान पर नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो ये भी आप लोग याद करिएगा, रंगपुर में। ठीक है, इसमें क्या होगा, नेबरहुड पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन सागर इंड पैसिफिक विजन का महत्वपूर्ण भागीदार है। और इसमें जो है जो शेख हसीना जी जो वहाँ की पीएम है, आप लोग याद रखिएगा, पीएम जो है वहाँ की कौन है? शेख हसीना है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, शेख हसीना है। तो ये 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई थी और 2 दिवसीय दौरा में काफी इम्पोर्टेंट बातें हुई, जिसमें जो है एक तो सबसे बड़ी बात है ई मेडिकल वीजा वाली, और सेकंड की नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा रंगपुर में भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहली बार धारीदार सिसिलियन नामक एक अंगहीन उभयचर की खोज की गई है, ये किससे संबंधित है? रिसेंटली आ लिम्बलेस amphibian named striped cancicilian has been discovered for the first time. What is it related to? ऑप्शन ए है लिजार्ड, ऑप्शन बी है फ्रॉग, ऑप्शन सी है स्नैक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि ये जो धारीदार सिसिलियन है, यानी कि इस पे क्या है, इस पे बारीक बारीक लाइन भी है। स्टिप्स जो सिसिलियन है ये सांप की एक प्रजाति है जो पहली बार खोजी गई है। और जब पहली बार कोई चीज होती है, हमने हमेशा बोला है कि जो फर्स्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी चीज है कि चलो फर्स्ट बार है, इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है या फिर वो नहीं खोजी जाती है, तो वो अपने आप में ही क्या होता है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता। क्योंकि अब जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ट्रेडिशनल के साथ साथ ये नया जो करंट से रिलेटेड पूछने का तरीका हो गया है, ये एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि नई प्रजातियों से या विलुप्त प्रजातियों से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब ये पाई कहाँ गई है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये प्रजाति खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है सरीसृप और उभयचर के काफी जो है सामूहिक रूप से यहाँ पर रहते हैं।
और इनकी विशेषता क्या है, इनका शरीर जो है कृमि जैसा है और ये ज़्यादा देख नहीं पाते, इनकी दृष्टि जो है, देखने की क्षमता जो है वो बहुत ही सीमित है और ये घूमने के लिए स्पर्श तथा गंध पर निर्भर रहते हैं, यानी कि कोई चीज़ इनको स्पर्श कर रही है तो उससे ये चलते रहते हैं। और ये अधिकांश समय अपना किसके नीचे बिताते हैं, मिट्टी के नीचे बिताते हैं। ये जो स्नैक हैं ये अधिकांश समय मिट्टी के नीचे व्यतीत करते हैं, ये इनकी खासियत है। और इनका जो है ये पर्यावरण के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कीटों को नियंत्रित करने में। अब ये तो बात हो गई स्नैक की। अब बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी मिकिर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यानी एक तरफ जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और एक तरफ क्या है, मिकिर की पहाड़ियां हैं और बीच में ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। बीच में क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके दिमाग में आ रहा होगा कि और क्या फैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1985 में इसको क्या किया गया, 1985 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आप लोग नोट कर लेना। जब भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट या न्यूज आए तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी प्रायोजन को वर्ष 2036 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू एक्सटेंड हॉकी स्पॉन्सरशिप टिल द ईयर 2036। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये जो है उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि इसके पहले जो है उड़ीसा सरकार द्वारा जो है सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम बनाया गया था वो उड़ीसा में बनाया गया था 2023 में। ठीक है, और इसका जो उड़ीसा सरकार ने इस प्रायोजन को 2036 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर जो नई अंतिम तिथि ओलंपिक खेल की रखी गई है वो 2036 के अनुरूप रखी गई है। अब यहाँ पर जो है उड़ीसा में क्या है, पूर्व स्वामित्व वाली सरकारी निगम है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी और 5 जनवरी 2023 को राउरकेला में 5 जनवरी 2023 को राउरकेला एक स्थान है उड़ीसा में, राउरकेला स्थान पर जो है सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम को एक बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को उद्घाटन किया गया था। सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ बना था, वो उड़ीसा में बना था। और उसके बाद जो है ये 19 अगस्त को भारत हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर चंद्रत की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पर हर साल मनाया जाता है। तो इस तरीके से सिर्फ आप लोगों को 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहला ये कि किस सरकार द्वारा जो है हॉकी प्रयोजन वर्ष 2036 किया गया, वो किया गया उड़ीसा सरकार द्वारा। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि आखिर ये देश में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, वो है उड़ीसा में, राउरकेला में। और ये कब बना था, ये 5 जनवरी 2023 को बना था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये करवाया हुआ क्वेश्चन है जो हमने कल की क्लास में करवाया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जितने क्वेश्चन करवाते हैं उसमें एक सिलेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखते हैं ताकि आप लोग उसका आंसर कर सकें। क्योंकि अगर आप लोग जो है क्रॉस चेकिंग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का करेंगे तो अगर मान लो 10 क्वेश्चन का करेंगे 10 दिन में तो आपके 10 क्वेश्चन क्या हो गए, तैयार हो गए। तो इस तरीके से जो है आपको रिवीजन करने में भी बहुत जल्दी याद आएगा।
तो आज का जो है ये आज का प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन और ऑप्शन डी है यूएनएचसीआर। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, और आप लोग जो है जितना कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे उतना ही मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको मिलेगा हर दिन कुछ नया और इम्पोर्टेंट। कोई भी चीज़, कोई भी करंट न्यूज़ या नेशनल इंटरनेशनल बिल्कुल भी मिस नहीं होने पाएगी। वो आप अभी तक देख ही रहे होंगे कि सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही हम कवर करवाते हैं। बाकी अननेसेसरी चीज़ें जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको रखने का हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं है। तो आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपके लिए लाते रहेंगे नए सेशन, नए एनर्जी, नए क्वेश्चन, क्विज। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू एनर्जी के साथ।